जब से सिपाही से भैले हवलदार हो नथुनिए पे गोली मारे सैया मार हो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आपका स्वागत है हमारे खास शो जय जय बिहार में। और हमारे साथ आज मौजूद हैं भोजपुरी, आधुनिक भोजपुरी की अगर बात करूं तो इसके गायन के भीष्म पितामह कहे जाने वाले आदरणीय मुन्ना सिंह जी। कोई परिचय के मोहताज नहीं, मैं आपके सामने कोई परिचय नहीं देने वाला हूं। परिचय इसलिए नहीं देने वाला हूं कि परिचय उसका दिया जाता है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है या कम जानकारी होती है। आप सभी जानते हैं कि मुन्ना सिंह की शख्सियत क्या रही है भोजपुरी के गायन की दुनिया में, और मुन्ना सिंह के लाखों चाहने वाले आज भी ये चाहते हैं कि आखिर आज जिस दौर से भोजपुरी का संगीत गायन गुजर रहा है, जो गायक गा रहे हैं, जो समाज के बीच बातें जा रही हैं भोजपुरी गायन के नाम पर, और जो बिहार जैसे सांस्कृतिक समृद्धि वाले राज्य में जो स्थिति है, जो तस्वीर है, वो कैसी होनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मुन्ना सिंह जी आपका। प्रणाम प्रणाम। सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि जो भी परिस्थितियां इस वक्त नज़र आ रही हैं आपको, जैसा हम सब देख रहे हैं बिहार में, ख़ास तौर पर भोजपुरी की मैं बात करूंगा, जो बिहार से ही वास्ता नहीं है, उसका उत्तर प्रदेश से भी वास्ता है, और देश भर में करोड़ों लोग इसे बोलते समझते हैं, भोजपुरी संगीत को सुनते हैं, वो लोग भी जो भोजपुरी भाषी नहीं हैं। तो आज के दौर का संगीत जो आप देखते हैं, जो सुनते हैं, जो गायन है, आप उससे कितने संतुष्ट हैं या उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आज का जो गायन है वो पहले के बनस्पत एक अलग किस्म का है। पहले के जो गायक होते थे वो मतलब अपनी संस्कृति, रस्म रिवाज, सभ्यता को ध्यान में रखते हुए गाते थे, शुद्ध गाते थे। उनके गाने माताएं और बहनें भी सुनती थीं। भीड़ उस पीरियड में भी बहुत ज़्यादा होती थी, लाखों की भीड़ होती थी। अगर दो गायक गा रहे हैं बढ़िया तो लाखों लाखों की भीड़ होती थी। 9 बजे प्रोग्राम शुरू होता था और सूरज उगने के बाद ख़त्म होता था, तब भी भीड़ जमी ही रहती थी। अभी आज मैं देख रहा हूँ वैसा कुछ नहीं है। मुश्किल से भीड़ तो जुटती है, लेकिन 2 घंटा के बाद कोई नहीं रहता, सब वापस चले जाते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि आजकल गाना हो ही नहीं रहा है। आजकल मतलब डांस लोग कर रहे हैं, लड़कियां डांस कर रही हैं, ऑर्केस्ट्रा इतना अधिक बज रहा है कि उसमें साउंड कहीं दबता जा रहा है, पता ही नहीं चलता कि कौन क्या गाया ना गाया। जबकि भोजपुरी लोक संगीत में ये सब वर्जित है, ये सब नहीं होना चाहिए। हम लोग जब गाते थे, ऑर्केस्ट्रा उस पीरियड में भी था, उस पीरियड में भी तबला, नाल, बेंजो ये सब था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें आवाज़ को महत्व दिया जाता था। आवाज़ बढ़िया होना चाहिए। दरअसल बात यह है कि क्या बोलते हैं, उस पीरियड में श्रोता थे और आज के पीरियड में दर्शक हैं। श्रोता और दर्शक में बहुत अंतर होता है। अंतर ये होता है कि श्रोता जो हैं वो आँख मूंद करके भी संगीत का आनंद ले रहे हैं और ऐसे ऐसे मतलब सर हिला रहे हैं, वो श्रोता होते थे। और दर्शक जो होते हैं, दर्शक कभी श्रोता नहीं बन सकते। वो तो विजन वाली बात हो गई ना। वो देखेंगे कि कितनी है, कितनी लड़कियां हैं, कैसे डांस हो रहा है, क्या हो रहा है। उनको संगीत से वास्ता नहीं है। श्रोता और दर्शक में अंतर होता है। आज के डेट में दर्शक हैं, पहले के डेट में श्रोता थे, इसीलिए इतनी श्रोता दर्शक में क्यों बदले? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह की फुहड़ता आई, चाहे गायन की भाषा हो, चाहे गीत के स्वर हों, जो लिरिक्स लिखा जाता है, या फिर जो मंशा रहती है गायकों की जल्द से जल्द फेमस हो जाने की, प्रसिद्ध हो जाने की, लंबा रास्ता शायद ये होता है कि आप बहुत मेहनत करें, प्रसिद्धि हासिल करें, ये शॉर्टकट और ज़्यादा पैसे मिलें आज के सोशल मीडिया के ज़माने में, हिट्स उन्हें ज़्यादा मिलें, इसलिए अश्लीलता ही, या इससे पहले भी इस तरह का गायन था, इससे पहले भी ऐसी चीज़ें थी कि लोग जल्द से जल्द कुछ भी गा के प्रसिद्ध होना चाहते थे। दर्शक तो आप कहते हैं कि संगीत अभी के समय में श्रोता से ज़्यादा दर्शक हो गए, श्रोता की जगह। भिखारी ठाकुर का जो ज़माना था
या उसके बाद की जो परंपरा आगे बढ़ी, जो आपके दौर में आपने देखा है वो स्वर्णिम काल, किस तरह से भोजपुरी के गीतों को सुनने, आपको ही सुनने लाखों लोग आते थे, और रात में शाम में महफिल शुरू हुई तो फिर वो सुबह तक जारी रहती थी। तो ये जो फुहरता आई, ये किस तरह से इसकी घुसपैठ हुई और उसका काल क्या रहा? आपने कब महसूस किया कि अब जो चीज़ें हैं शायद वो दिशा नहीं रही जो एक दिशा होनी चाहिए संगीत की, भोजपुरी गीत की? और दरअसल ऐसा है कि 1990 में ही हमको ये आभास हो गया था कि ये लाइन बहुत ख़राब होने जा रहा है। 5 साल के बाद हो, 10 साल के बाद हो, 15 साल के बाद हो, लेकिन अब ये मतलब रह नहीं जाएगा इस टाइप का। क्योंकि जब हम लोग प्रोग्राम करते थे तो उस पीरियड में भी 10 ठोक बिना बुलाए हुए गायक पहुंच जाते थे वहाँ पे, और जो ऑर्गेनाइज़र होते थे वो कहते थे एक ताल हेहुली गवा की चांस देना दो, उस गायक से भी कहता थे एक ताल परोस गवा ना दो। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें लगा कि अभी तो कुछ नहीं है, न यूट्यूब का ज़माना था न फेसबुक का ज़माना था। उस पीरियड में ये था कि किसी भी तरीके से मतलब हम फेमस हो जाएं, या हमको कहने यह है कि हम भरत शर्मा के स्टेज पे गाए हैं, नथुनी सिंह के स्टेज पे गाए हैं, इवन मुन्ना सिंह के भी स्टेज पे गाए हैं, कम से कम ये तो लोग कहेंगे। तो ये मेंटालिटी उस पीरियड में देखने को हमें मिली, तो हमें लगा कि ये ख़राब होने जा रहा है। और वही हुआ 2005 के बाद। फेसबुक आ गया, यूट्यूब आ गया। उस पीरियड में सोशल मीडिया तो इतना था नहीं, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अभी क्या है कि फेसबुक है, यूट्यूब है, किसी भी तरीके से मतलब शॉर्टकट रास्ते से भी हम फेमस हो जाएं ताकि हमको लोग जाने। चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, अपना करते हैं लोग, यूट्यूब पे डाल देते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं। व्यूवर बढ़ाने वाले लोग भी हैं आजकल, पैसा लेते हैं और पता नहीं कैसे इतना व्यूवर बढ़ जाता है। तो यही सब हो रहा है, और ये देख करके मतलब हम तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। हाँ, ये है कि आज भी श्रोता हैं, बेशक 10% हों, 15% हों, लेकिन आज भी श्रोता हैं उस पीरियड के, और आज भी प्रोग्राम चल रहा है वैसे गायकों का। ये नहीं कि प्रोग्राम नहीं चल रहा है, चल रहा है, लेकिन वही लोग बुलाते हैं जो इस तरीके के श्रोता हैं। जो श्रोता हैं वही बुलवाते हैं ऐसे गायकों को। और आज भी गायक लोग गा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, गा रहे हैं और पसंद भी किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि उन लोगों को जो गाना है तो उनके गाने तो मतलब घर में भी बजेंगे, माँ बहनें भी सुनेंगी, आती हैं, देखती हैं, सुनती हैं। तो यही बात है सर। एक जो चीज़ लगातार दिखती रही है, मैंने आपसे बातचीत के दौरान कुछ ऐसे नाम सुने आपके मुख से जो कहा जाता है कि आपके समय में समकालीन रहे, और हो सकता है आपका उस समय में प्रतिस्पर्धा भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रही हो आप, लेकिन उनका नाम ले रहे हैं। इसी तरह से आज के जो कुछ प्रसिद्ध गायक है, अच्छी बात मैं कहूँगा भोजपुरी समाज के लिए और अपने बिहार के लिए ख़ास तौर पर, कि हमारे जो अग्रज रहे हैं, हमारे जो जिस भी क्षेत्र में हम काम करते हैं उनका नाम लेना, उनको सम्मान देना। कई लोग नाम लेते हैं, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो अपने राज्य के, देश के नामी गायक हैं जो आपका भी नाम लेते हैं, और आपने वो नाम लिए जो आपके समय में भी बहुत प्रसिद्ध थे और आप सब लोग सुनना चाहते थे, उनमें वो भी थे। तो ये जो प्रतिस्पर्धा का दौर रहा, आज जाति घुसाई है, आज गाली गलौज घुसाया है। भोजपुरी समाज, भोजपुरी संस्कृति, भोजपुरी माटी के रस में तो सबका सगापन साथ में होता है भाषा को लेके। भाषा तो ऐसी चीज़ है कि लोगों को अलग अलग करती नहीं। इन सब चीज़ों पर क्या कहेंगे? क्या एक गायक को उनके लिए क्या लक्ष्मण रेखा रहनी चाहिए, चाहे वो शब्द को लेकर है कि अगर ऐसे शब्द अश्लील उन्हें लगे तो क्या करना चाहिए, अगर ऐसी स्थिति हो कि कोई गुट में बट रहा हो गायक, कोई ऐसी परिस्थिति पैदा होती हो, किसी की भी नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है, क्या करना चाहिए आज के गायकों को? अपने लिए कौन सी लक्ष्मण रेखा, आप वरिष्ठ हैं, आप शायद राह दिखा सकें, आपको क्या लगता है? देखिए, हम लोगों के पीरियड में प्रतिस्पर्धा तो थी, लेकिन वो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आपस में। प्रोग्राम के बाद हम लोग एक साथ बैठकर चाय पीते थे, एक साथ हंसी मजाक करते थे, गाली गलौज नहीं करते थे। सोचा भी नहीं जा सकता था उस पीरियड में, तो कोई प्रश्न ही नहीं है। उस पब्लिक ही मतलब
क्या कर देती, ये तो समझने वाली बात है। अभी क्या है, ये जो जात पात वाला आप पूछ रहे हैं कि मतलब जात का नाम लेकर के वो गा रहे हैं, वो गा रहे हैं, वो गा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप में मतलब प्रतिद्वंदिता है, आप गा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जाति को कहाँ घुस रहे हैं भैया। दरअसल क्या है ना कि हमारे बिहार में जो सांस्कृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध प्रदेश रहा है, साथ साथ में यूपी भी है, खासकर भोजपुरी भाषी क्षेत्र बहुत ही मतलब सांस्कृतिक रूप से ये समृद्ध रहा है। इसमें वोट की राजनीति घुस आई है, वोट की राजनीति, वोट की राजनीति घुस आई है। और संगीत और वोट में वो दोनों का कोई तालमेल है नहीं, है ना, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो वोट के लिए अपनी अपनी जाति का लोग नाम ले रहे हैं, वो उनको गाली दे रहा है, उनको गाली दे रहा है, उनको गाली दे रहा है, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप इज्जत के साथ उनका नाम लें, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो आपका नाम लें, वो आपका नाम लें, ये एक बढ़िया संदेश जाएगा भोजपुरी भाषी क्षेत्र में, खास करके गायक बिरादरी में। बिहार ऐसे समृद्ध राज्य सांस्कृतिक रूप से, इसमें तो नेताओं को भी कुछ करना चाहिए। मंच पे तो नेता खूब सारे होते हैं, जब भी ऐसी परिस्थिति आती है, लाखों की भीड़ अगर कोई किसी अच्छे गायक के नाम पे जुटती है तो नेता चाहते हैं कि हम उसे कैश करें। और कई बार ऐसा देखा जाता है, कई ऐसे गायक हो सकते हैं कि वो भी चाहते हैं कि हम राजनीति का सामान बन जाएं और नेता इस्तेमाल करें, उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी लोकप्रियता कोई और इस्तेमाल कर रहा है और जिस दिशा में लोग जाते हैं। तो इसलिए मैंने लक्ष्मण रेखा की बात की कि हमें तो सबके समाज के बीच जाना है, हमें तो कोई नेता बुलाएगा वहाँ भी जाना है, कोई भी समाज का व्यक्ति बुलाएगा जाना है। तो किस तरह के अपने लिए हम दायरा बनाकर रखें कि गायें भी आगे भी बढ़ाएं और सब लोग अपने अपने दायरे में अपनी जिम्मेदारी के साथ रहें। नेता लोग दरअसल देखिए, इनको तो भीड़ चाहिए। कोई भी किसी भी बढ़िया गायक के प्रोग्राम में ये लोग तो आराम से दौड़े हुए चले जाएंगे। जहाँ लाखों की भीड़ है, तो इनको क्या चाहिए, भीड़। और वहाँ जा कर के अपना ये मतलब भाषण देते हैं, ये इनको ये पता नहीं है कि भीड़ आपको देखने नहीं आई है, भीड़ उस गायक को देखने आई है। आप समझ रहे हैं कि हमारा बहुत बड़ा काम हो गया, इतनी भीड़ हो गई, हम भाषण दे दिए, ये वो सब हमारे हो गए, और उधर गायक जो है आप ही के माध्यम से वो अपना फील्ड बना रहा है। इनको समझना चाहिए, समझ नहीं पा रहे हैं लोग। देखिए, कलाकार की कोई जाति नहीं होती, कलाकार की सिर्फ एक जाति होती है, कलाकार। संगीत की दुनिया में है वो कलाकार, उसकी क्या जाति है भाई। उसको तो नेता बुलाएगा वहाँ भी जाना है, कोई कलाकार बुलाएगा वहाँ भी जाना है, कोई भी आम पब्लिक में से बुलाता है वहाँ भी जाना है। उसकी क्या जाति, उसके जो क्या बोलते हैं, उसके जो म्यूजिशियन होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम राजपूत हैं तो सब कुछ हमारा राजपूते रहेगा। बेंजो हमारा राजपूते बजाएगा, नाल राजपूते बजाएगा, तबला राजपूते बजाएगा, पैड ऑर्गन सब राजपूते बजाएगा, ऐसा नहीं होता। किसी भी कलाकार के साथ ऐसा नहीं होता। कोई एक कलाकार बता दे कि हम इस फलाना जाति के हैं, जाति के नाम पे गाते तो लोग हैं और गाली गलौज करते हैं, थोड़ा ये तो बता दें कि वो किस जाति के हैं और टोटल म्यूजिशियन उनकी जाति के हैं कि नहीं, और सारी नृत्यांगनाएँ जो हैं उनकी जाति की हैं कि नहीं। सबसे हो नहीं सकता। हम जब गा रहे थे तो सुनिए, कलाकार की क्या जाति है भाई। कलाकार, मैं था राजपूत गायक, हमारा तबला वादक जायसवाल था सिवान डिस्ट्रिक्ट का, एक नाल वादक पासवान था बलिया डिस्ट्रिक्ट का, बेंजो वादक हरिजन था, जिसको आम बोलचाल की भाषा में, वो तो मैं नहीं, इतना गंदा सब मेरे मुंह से नहीं निकलेगा, हरिजन जिसको कहते हैं वो था बेंजो वाला। जोड़ी ब्राह्मण बजाते थे, एक राजपूत बजाते थे, एक तबला ब्राह्मण बजाते थे, और कोई मुसलमान भी हो सकते थे, कोई जाति धर्म की नहीं, बता तो रहा हूँ। क्लारनेट जो बजा रहा था मोहम्मद अब्बास, या उसका चेला बादशाह, या उसका बेटा फिरोज खान, वो मुसलमान। ट्रम्पेट वादक जो था मेरा, वो जमालुद्दीन, वो भी मुसलमान। और हम लोग एक साथ गाते थे और उसके बाद एक साथ बैठकर खाते थे, क्योंकि प्रोग्राम के पहले तो हम लोग खाना खाते हैं नहीं। आज
आजकल देख रहे हैं प्रोग्राम 9 बजे 10 बजे शुरू है ना, उसके पहले भर पेट इन लोगों को खिला दीजिए। पहले खाएंगे, उसके बाद ही स्टेज पे जाएंगे। कलाकार ऐसा थोड़ी, जो कलाकार होता है वैसा थोड़ी करता है। हम लोग केवल एक कप चाय पीते थे बस, और एक गिलास पानी, और जा कर के रात भर स्टेज पे गाते थे। हाँ, सुबह में खाते थे। अगर डबल प्रोग्राम है, मान लीजिए कि 2 गायकों का प्रोग्राम है, तो ठीक है, सूरज गया तो हम लोग लैट्रिन उट्रिन होकर के मुँह हाथ धो करके खा लेते थे। और सिंगल प्रोग्राम है, मान लीजिए कि 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे रात को ख़त्म हुआ, ठीक है, उसके बाद अपना मुँह हाथ धोए और एक साथ बैठ करके खाते थे। कहाँ उसमें जाती थी। तो सुनिए, मैं ये इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, कई सारे सवाल बन सकते थे। मेरा मकसद सिर्फ आपको ये बताना है कि जो लोग भी, आप सोशल मीडिया के इस दौर में यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें भरी हुई हैं, सुबह से शाम तक हम में से, आप में से कोई भी एक जाति का एक ख़ास तौर पर लगाव रखता है। तो जो गायक होता है ना, सुनने के समय वो अकेले में सुनता है, किसी जाति को लेकर नहीं। अगर उसे गीत अच्छे लगते हैं, किसी जाति को लेकर नहीं। लता मंगेशकर कौन सी जाति की थी, मोहम्मद रफ़ी कौन सी जाति के, क्या कभी आपने सोचा है? और बिहार में आप क्या कर रहे हैं? तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा मकसद सिर्फ ये बताना है कि आपका प्रदेश है और आप अपने प्रदेश में, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से इस धारा को आगे ले जाएं। एक बड़ा सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि जो गीत लिखे जाते हैं तब और अब में क्या फ़ासला है? कई बार होली के मौसम में ऐसे गीत आया करते थे, तो कह सकते हैं चुलबुले हुआ करते थे, या माहौल के मुताबिक सारे गायकों ने ऐसे कुछ गीत गाए हैं जिस पे कई लोग, आजकल वायरल करने का ज़माना है और छोटे छोटे क्लिप्स उसके निकाल के ट्रोल किया जाता है लोगों को। आप किसी भी गायक की बात उठा लीजिएगा, कोई ना कोई एक गाना कहीं से वो पृष्ठभूमि से निकाल के लेके आएंगे और कहेंगे। तो वो मौसम क्या होता था? क्या उस समय सबने अपनी सीमा रखी थी कि हमें कैसे माहौल में गीत गाने हैं और बहुत अच्छा संगीत देना है? तो गीत को लेकर जो चुनाव होता था उस किस आधार पे होता था? देखिए, जहाँ तक होली का सवाल है, होली के कैसेट या बोल बम के कैसेट, ये सब तो अब आने लगे, मतलब पूरे थोक के भाव में। होली का कैसेट तो टीस सीरीज करता ही नहीं था। हम शायद 87 या 88 में गए थे, तो वहाँ के जो थे A&R मैनेजर अजीत कोहली जी हमसे बोले कि बेटा ऐसा करो ना, 2 ठो होली का गीत इसमें डाल दो। लोकगीत का कैसेट था, एक उसमें और एक उसमें, 2 कैसेट था। मारे मर्दा के महरिया और छोली हुए मंगवा दो, सुपर डुपर दोनों हो गए थे। उसमें एक एक होली का मतलब गीत था, और कैसेट भी एकदम सुपर डुपर हुआ। उसके बाद जब हम गए तो हम बोले कि आप एक पचरा का कैसेट कीजिए बम्बई में, और एक होली का स्पेशल कैसेट कीजिए। आपने देखा 2 ठो होली डाले थे, मतलब क्या स्थिति है उस कैसेट का, मतलब कितना बिका है, तो समझने वाली बात है। उन्होंने कहा कि ठीक है, लिखवाओ। तो हमने, एक राइटर हैं दीप मोहम्मदाबादी, बहुत अच्छे राइटर, आज भी हैं, आज भी बनारस में हैं, उनका अपना स्टूडियो है और यही सब कर रहे हैं अपना सब। बहुत बढ़िया, मतलब वो, अच्छा, उर्दू की भी अच्छी खासी जानकारी है दीप मोहम्मदाबादी की। आजकल तो अशोक कुमार दीप के नाम से लिख रहे हैं। शायरी भी उतनी ही अच्छी, गज़ल भी उतना ही अच्छा। कवि सम्मेलनों में जाते थे, मुशायरे में जाते थे। मुशायरे में जाते थे तो प्योर लगता था कि कोई, मतलब कवि स्तरीय कवि, मतलब ये हो, मतलब कोई मुसलमान कवि हो शायर के रूप में। और हिंदी सम्मेलनों में जाते थे, भोजपुरी सम्मेलनों में, तो ये मतलब भाषा की समृद्धि थी कि एक व्यक्ति भोजपुरी में भी उतना ही समृद्ध है, हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, हाँ, गज़ल में भी है, हाँ, भोजपुरी गायन के गीत लिखने वाले जो लोक गीत के मतलब रंग के जो गीत हैं उसमें भी है। हाँ। तो ये स्तर कहाँ चला गया अभी के समय में? कुछ अच्छे गीत हालांकि आजकल भी सुनने को सुनाई देते हैं, लेकिन उस पीरियड में जो हमने किया होली का कैसेट, तो दीप मोहम्मदाबादी से हमने लिखवाया, और वहाँ मतलब क्या बोलते हैं, म्यूजिकल रिकॉर्डिंग हुई। वो दुर्गा नटराज अच्छे मतलब म्यूजिक डायरेक्टर हैं मुंबई में, तो उन्होंने म्यूजिक दिया। और मैया दुर्गांगनवा पचरा का कैसेट कर नहीं रहे थे अजीत कोहली। हमने कहा कि आप कीजिए तो सही,
क्या जाता है आपका, घाटा तो लगेगा नहीं। तो बेटा म्यूजिक में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। हम बोले कितना भी लगेगा आपको फ़ायदा ही होगा, आप मेरे कहने से कीजिए ना। पचरा का भी, देवी गीत का भी कैसेट नहीं हो रहा था उस पीरियड में। आपने देवी गीत भी काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं आपके यहाँ जो देवी तो गीत किया मैंने 2 कैसेट, मैया दुर्गांगनवा और होली वाला। इतना बम्पर चला वो दोनों। मैया दुर्गांगनवा तो आज भी बज रहा है, कहीं ना कहीं आप देख लीजिएगा, बिल्कुल आज भी बज रहा है। और ये भोजपुरी भाषी इलाके में नहीं बजता, बिहार के भोजपुरी गीत कहीं सभी इलाके में बजते हैं, इसलिए हमने देखा इसको जम्मू कश्मीर में बजते हुए। यूपी बिहार तो अपना ही है, बंगाल भी अपना ही है एक किस्म से, झारखंड वगैरह अपना ही है, छत्तीसगढ़। मैंने कहाँ नहीं देखा इस कैसेट को बजते हुए। तो जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं बिहार की हैं, चाहे भोजपुरी तो हो, राइटर अंगिका हो, मगही हो, सब आपस में माँ और मौसी का संबंध है। इसलिए अगर भोजपुरी गीतों में संक्रमण आता है तो असर हर घर परिवार पे पड़ता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब का सवाल जो मेरा होगा, क्योंकि भोजपुरी आधुनिक जो गायन आप देख रहे हैं मंच पे, जिस तरह बहुत ही प्रमुख भूमिका में गायक हुआ करते हैं, इसकी शुरुआत किसने की? तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो शख्सियत मुन्ना सिंह जी थे, जिन्होंने आधुनिक भोजपुरी के गायन को मंच पे एक बहुत बड़ा नाम बनाया, उसको एक कला कह सकते हैं कि एक नई धारा उन्होंने विकसित की। कैसे शुरुआत हुई इसकी? क्योंकि आप बचपन से, जहाँ तक मुझे जानकारी, हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, कि आपने बहुत ज़्यादा कोई संगीत की शिक्षा नहीं ली, गायन की कोई पारंपरिक, आपने गाना शुरू किया। कौन से वो गायक थे जिन्हें सुन के आपने गाना शुरू किया और बाद में आप भी उन्हीं की तरह हमारे बिहार के भोजपुरी भाषी इलाके में, पूरे बिहार में, पूरे यूपी में आपको ये प्रसिद्धि मिली? ऐसा है कि उस पीरियड में भिखारी ठाकुर जी का, मतलब विदेशिया पार्टी का, जो उनकी पार्टी थी जिसमें नृत्य नाटक ये सब हुआ करता था, ये बहुत फेमस था उस पीरियड में। और रामायण गायन जो है वो बहुत फेमस था, रामायण भी हो रहा था। मतलब ये झाड़, 100 जोड़ी झाड़, ताशा, ये सब बजता था। लोकगीत का तो कोई ये था नहीं। हम जो थे जब छोटे थे तो रेडियो से, आकाशवाणी पटना से एक लोकगीत का कार्यक्रम आता था 1:30 बजे, ठीक 1:30 बजे आता था। समय भी याद है अभी तक। हाँ, और हम लोगों का मतलब टिफ़िन होता था 1:30 बजे ही, और दौड़ कर इसको रानी सार में हम पढ़ते थे। और घर यही था? घर यही था? हाँ, घर यही था। दर्शकों, आपको हम इस घर की तस्वीर दिखाएंगे और वो तस्वीर भी दिखाएंगे कि किस तरह से जब कुदरत किसी को भी किसी गुण से, किसी कला से नवाजती है तो एक माहौल होता है उसके पीछे, क्योंकि संगीत के जो सुर, ताल, लय, सारी चीज़ें आती हैं वो कुदरत से आती हैं। हम आपको बाद में वो तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह सावन के इस महीने में यहाँ बदरा बरसती हुई नज़र आ रही है, जहाँ स्वतः माहौल बनता है कि कोई संगीत आपके अंदर हिलोरे ले रहा हो। तो शुरुआत आपने कहा आकाशवाणी से हुई, तो वो भावना पहले से थी, आकाशवाणी ने उस आग को और भी जला दिया उस गीत की? नहीं, मतलब उसमें 2 गायक होते थे, एक संतराज सिंह रागेश और एक भरत सिंह भारती। भारती जी तो आज भी हैं, मैं उनको अपना गुरु ही मानता हूँ, भरत सिंह भारती जी को। उनके गीत हम जरूर सुनते थे। पर डे हम लोग जाते थे वहाँ, लोकगीत के टाइम में दौड़ करके 15 मिनट का कार्यक्रम होता था, फिर हम लोग पढ़ने चले जाते थे और उन्हीं को हम फॉलो कर रहे थे और उन्हीं को गुनगुना रहे थे। और घर में रेडियो पे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गीत हम गाते थे और गुनगुनाते थे। बाद में ये रामायण जो उस पीरियड में बहुत ज़्यादा हो रहा था, हमने भी रामायण गाना शुरू किया, धीरे धीरे मतलब गाना शुरू किया। और हमारे गांव के लोगों को बहुत ही अच्छा लगा कि ये लड़का तो भाई बहुत अच्छा गा रहा है। तो हमको ले करके एक बार ये लोग ब्रह्मपुर गए, ब्रह्मपुर जो अभी बाबा भुवनेश्वर आते हैं, वहाँ गए और वहाँ मतलब हमसे गवाया लोग रामायण, हम गाए तो हाँ, तो बहुत दूर दूर की पब्लिक आई हुई है, सबको बहुत जचा वो। तो फिर धीरे धीरे हम रामायण गाना शुरू कर दिए, लोग बुलाने लगे हमें, है ना, उसी पीरियड में। और साथ साथ में हम ये लोकगीत भी गाना शुरू किए। तो रामायण भी गाते थे और रामायण के प्रोग्राम में लोकगीत भी 1-2 गा देते थे। मतलब जो अपनी मौजूदा परंपरा थी उसे नई धारा विकसित करने के लिए शुरुआत वहाँ से की, और एक फिर यहाँ से शुरुआत हुई मंच पे भोजपुरी गायकी को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की। हाँ, तो अब कोई भी बुलाता था तो वहाँ हम 1-2 भजन, मतलब फिल्मी लय में, लता जी का धुन हो या रफ़ी जी का हो या मुकेश जी का हो, किसी का भी उसके धुन में मतलब
दो ठो मतलब भजन गाते थे रामायण में, उसके बाद रामायण गाना शुरू कर देते थे। दोनों एक ही साथ हमारा शुरू हो गया, है ना। अब हमको लोग मेहनी के प्रोग्राम में बैठकी जिसको बोलते हैं उसमें भी बुलाने लगे, और रामायण का जो प्रोग्राम था उसमें भी बुलाने लगे। वो तो रामायण गाते ही हम थे, दोनों हम शुरू कर दिए, और उसी पीरियड से मतलब ये परंपरा चल पड़ी। बाद में जब हम फेमस हुए, हम लोगों का मतलब हम लोगों का कहीं आपके समय में, आप बीच में टोकना चाहूँगा, आपके समय में उस दौर में कौन से ऐसे गायक थे जिनका नाम धीरे धीरे आपको सुनने को मिल रहा था? भले मंच पे उस तरह से वो उतने लोकप्रिय नहीं थे, आपने दो नाम लिए, भरत सिंह भारती जी का और राकेश जी का। उस पीरियड में मतलब मैं इन्हीं को फॉलो करता था, और रामायण जो होता था ना उसमें बहुत बड़े बड़े व्यास थे उस पीरियड में, बहुत नाम था उन लोगों का। यहाँ दर्शकों को बता दूं, व्यास उनको कहा जाता है जो कि मंच से, जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है वहाँ से बैठ के मंच से बोलना, और उसके बाद उस जो भी रामायण हो चाहे अलग अलग पद हो उनको गाना, तो व्यासपीठ उसको कहा जाता है। हमारे उन नए दर्शकों के लिए यहाँ ये बताना ज़रूरी है। और व्यास कहा जाता है जो उसको सुनाते हैं लोगों को जी। तो उस पीरियड में बहुत अच्छे अच्छे व्यास थे, बहुत नामी, जैसे आपको बलिया के बचन मिश्रा, वीरेंद्र सिंह धुरान, छपरा डिस्ट्रिक्ट के वीरेंद्र सिंह, यहाँ क्या बोलते हैं बलिया के बलिराम पांडे, कमलेश पांडे, हमारे यहाँ के तिलेसर, बलिया के राम इकबाल, रामजी सिंह महुआर के, चितेश्वर पांडे बलिया के, ऐसे अनगिनत व्यास थे। गायत्री ठाकुर बाद में आए, गुलाब शर्मा थे देवरिया के। और ये देखिए कि गायत्री ठाकुर को छोड़ करके मैंने सबके साथ दुगो लगाया, जितना नाम रखा मैंने, मैं उनके नाती के बराबर होऊंगा, लेकिन सबके साथ हमने गाया, और पब्लिक ने हमको क्या प्यार दिया उन लोगों के अगेंस्ट में, ये मैं नहीं बता सकता, उस पीरियड की पब्लिक बताएगी, है ना। और उसके बाद ये महीने भी शुरू हो गया। तो ये शुरुआत कैसे हुई बता दिया, इसलिए मैं चाहता था कि इस बात को आपके सामने रखूं, और इसका जिक्र मैंने किया क्योंकि आधुनिक भोजपुरी में जितने भी गायक हैं, मैं नाम बार बार लेना चाहता हूं लेकिन मैं बच रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गायक होंगे जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर ये बात कही नहीं होगी, लेकिन मन से मुन्ना सिंह जी को वो गुरु मानते हैं। तो मैं सबका मान रखता हूँ और ये कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आप सब ने अपने उस दौर में मुन्ना सिंह जी को अपना आदर्श माना होगा और इस राह पर बढ़कर यहाँ तक पहुँचे होंगे। एक ख़ास बात, सब कुछ शुरुआत हुई, आपने आगे बढ़ाया, आगे बढ़ चला, लाखों लोग जुटने लगे, महफिल शुरू हुई, रात के 8-9 बजे से वो सुबह के 8-9 बजे तक लोग बैठे रहे, मौसम कुछ भी रहा, महिला हो पुरुष हो, सबको एक आकर्षण था और लगता था कि कोई बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, बशर्ते गायक वहाँ पे मुन्ना सिंह जी अकेले हों तो भी। ये सब कुछ हुआ और बाद में आप ही किनारे होने लगे इससे। आपका ये फैसला लोगों को चौंकाता है कि ये कौन सी दूरी है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको तो सुपर एक्टिव होना चाहिए, आपको तो लाखों करोड़ लोग सुनना चाहते हैं। तो ये जो नई पीढ़ी आ रही है कि आपने उसके लिए पूरी तरह रास्ता खाली कर दिया है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, भोजपुरी भाषी लोगों को लेकर सिर्फ ये बात नहीं है, ये बात पूरे बिहार के अलग अलग भाषाओं को लेकर है। बाकी मैं किसी भी राज्य में जाता हूँ, दूसरी भाषाओं में जाता हूँ, उनके दिग्गज तो 90 साल तक गा रहे हैं। हमारे दिग्गज इतनी दूरी क्या हो गई, क्यों हो गई, और क्या अंदर में कहते हैं कि विरक्ति का भाव किसी वजह से पैदा हुआ, हो सकता है हम आप जिम्मेदार हों। ये भाव सुनना ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि आप बताएं, क्योंकि मैंने आपसे बात की थी और मुझे ऐसा लगा कि शायद आपको कुछ वैसा आभास हुआ और आपने धीरे धीरे दूरी बनाई, क्योंकि जिसके लिए आपने बचपन से इतनी मेहनत की, सब कुछ आपने हासिल किया, इतना आसान नहीं होता है सबको लेके खुद को सीमित कर लेना। ऐसा है कि संगीत से हम दूर नहीं हुए हैं, संगीत से आज भी हम जुड़े हैं, आज भी स्टेज प्रोग्राम हम करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, जो श्रोता होते हैं जो बुलाते हैं हमको, उनके यहाँ हम जाते हैं। ऐसे सब आयोजनों में हमेशा प्रोग्राम मेरे पास आता है, लेकिन ऐसे सब आयोजनों में मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि जहाँ जिस तरह के आयोजन आज होते हैं, आपने उसको शुरुआत की और ये संक्रमण अब इस स्थिति में पहुँचा है कि आपने ऐसे आयोजनों से दूरी बना ली। बिल्कुल, ऐसे आयोजनों में मैं जाना नहीं चाहता। हमेशा महीने में कम से कम 10-15 इस तरीके के वो कौन सी चीज़ आप अभी के मंच पे देखते हैं जिससे घृणा का भाव पैदा होता है? वही आजकल दर्शक है ना, और वही जो ये लोग कर रहे हैं, ये सब देख करके हमको अच्छा नहीं लगता है। सवाल ये, कोई जाति को आधार बना करके गाना गाए, कोई गाली गलौज करे, कोई कुछ करे, और ये सभी लोग कर रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है
एक नहीं, अलग अलग दिग्गज गायक मैं देखता हूँ कि मंच पे बहुत ज़्यादा डांस, अगर आप संगीत सुनने आए, गायन सुनने आए हैं, तो वहाँ पे डांसर्स नाच रही हैं, पूरी रात डांस चल रहा है। वो लग रहा है ऐसे ऐसे जैसे किसी फिल्म की शूटिंग हो रही हो। वो सारी चीज़ें अगर अच्छी विधा के साथ आगे बढ़ती भोजपुरी तो सबको गर्व होता। लेकिन जो चीज़ें हो रही, कहने की ज़रूरत नहीं। हमारे गांव परिवार में डीजे के साथ पिंजरे में बंद मुनिया जिसे कहा जाता है, बहुत ही शर्मनाक है। बिहार में अगर ये स्थिति है कि आपके घरों की शादियों में एक आर्केस्ट्रा डीजे बजे और वहाँ भोजपुरी गाने बजा के आप अश्लील डांस कराएं लड़कियों को पिंजरे में बंद करके, तो ये शर्मनाक है। ऐसी स्थिति को लेकर आपके मन में क्या होता, क्या कहेंगे इन लोगों को? क्योंकि मैं अगर महसूस करता हूँ बाहर रहकर, बिहार में रहकर, तो मुझे बहुत ही ग्लानि होती है। मैं सीधे सीधे कह देना चाहता हूँ, बात सिर्फ भोजपुरी की यहाँ नहीं है, कोई भी अश्लील गाना हो, किसी भी भाषा का बिहार में हो, ऐसी तरह की चीज़ें होती हैं तो वो शर्मनाक मुझे लगती हैं। मुन्ना सिंह जी मेरे साथ हैं, वो बताएंगे इस पर क्या सोचते हैं। नहीं, वो बिल्कुल ही शर्मनाक है। सवाल ये है कि आपके घर में कोई आयोजन है और आप मतलब वहाँ डीजे बजा करके, अश्लील गीत बजा करके और औरतों को नाचते हुए देख सकते हैं। बैंड पार्टी वाले बजा रहे हैं, वहाँ औरतें नाच रही हैं। ये सब देख करके ग्लानि नहीं होगी? और उसमें अश्लीलता हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा। वही तो जो स्टेज पे हो रहा है वही घर में हो रहा है, और यही मोबाइल पे भी हो रहा है। मोबाइल पे हो रहा है। यूट्यूब का ज़माना है, कोई सा भी गीत लगा दो वो अश्लील, और उस पर डांस करो, ये करो। यही सब देख करके विरक्ति हो गई और दूसरी कोई बात नहीं है। आपको लगता है कि जो गंदगी पैदा हो गई है, जो प्रदूषण है, खुद ब खुद साफ होगा या इससे साफ करने के लिए कोई ना कोई उतरेगा? एक बड़ी पहल की ज़रूरत है बिहार में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की, क्योंकि हमें लगता है कि हमने आत्मसम्मान को गिरवी रख दिया है और जो लोग इसे बेचने पर आमादा हैं, कुछ कमाई के लिए कुछ भी कर गुजरने पर आमादा हैं, उन लोगों को लगता है जैसे खुली छूट हो। क्योंकि एक जिम्मेदारी जिनकी संस्कृति विभाग की हो सकती है, सोया पड़ा है राज्य का। कोई सरकार के स्तर पे ये चीज़ें सुधर जाएंगी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हिट्स अगर आप उनको सबसे ज़्यादा देंगे, सुनने ज़्यादा आएंगे, तो वो लोग तो फिर इस तरह से बढ़ावा मिलेगा। क्या बीच का रास्ता, उम्मीद कहाँ नज़र आती है आपको? देखिए, उसमें कुछ दिन पहले मैंने सुना था 1-2 गायकों पर केस हुआ है, जेल वगैरह भी गए हैं। सरकार ने मतलब अश्लील गीतों पे जी ऐसा बैन लगाया, कार्रवाई की। हाँ। हाल के दिनों में, पिछले दिनों कुछ सख्ती नज़र आई थी। हाँ, कुछ सख्ती नज़र आई। और इधर उधर पटना में सख्ती हुआ, टेम्पो वगैरह पे मतलब इस तरीके का कोई गीत बजता था ये तो पुलिस मारती थी, पिटती थी। गायक लोग भी एक आध जेल गए। लेकिन इससे थोड़ी ना होने वाला है। इसको कानून बना करके सख्ती से अगर लागू किया जाए कि वैसे राइटर, वैसे गायक, वैसी रिकॉर्डिंग कंपनी, मतलब उन्हें चिन्हित करना चाहिए। हाँ, करके इन पे FIR हो और इन पर केस चले ना, तब थोड़ा लोग डरेंगे। ऐसे करोड़ों लोगों को ये बात बुरी लग सकती है। मुझे लगता है कि ये बात बोलनी ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ की एक हद होती है। आप कहीं भी जाएंगे, बिहार के गानों का ये मिजाज देखेंगे आपको कैसा लगेगा? अपने ही प्रदेश में माँ बहनें बैठी हों और ऐसे गीत बजेंगे तो आपको ठीक लगेगा क्या? अगर आपने इसे पचाना सीख लिया है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। एक बात और कहना चाहूँगा, आखिर में मैं आखिरी दौर की तरफ बढ़ रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चों से मैं देख रहा हूँ रील्स में अश्लील गाने पे उनके माता पिता या परिवार के लोग डांस करा रहे हैं। ऐसे कुछ रील्स मैंने देखे हैं हाल के दिनों में, और उसमें भी अश्लीलता दिखती है, वो गाने भी वैसे ही होते हैं। कहाँ हम इस रील के कल्चर पे, इसी पे मैं आना चाहूँगा। सोशल मीडिया पे सारे लोग हैं, सब कोई देख रहा है कि क्या चल रहा है। ये रील्स का जो कल्चर है, तुरंत हिट पाने का और अच्छी कमाई सोशल मीडिया कंपनियां देती, कहाँ ले जाने वाले हैं लोग? ये आपने भी देखा होगा। देखिए, माता पिता को क्या करना चाहिए? कम देखता हूँ, चूँकि फेसबुक पे मैं बहुत ही कम एक्टिव रहता, सोशल मीडिया देखता ही नहीं। एक आध कभी कभी दिखाई पड़ जाता है। ये तो भयंकर, मतलब क्या बताया जाए, मतलब पतन की हद हो गई। ये लोग कहते हैं, कुछ तथाकथित लोग, भोजपुरी को मतलब 8वीं अनुसूची में शामिल करो, आवाज़ लगाते हैं। इसी तरीके से भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल होगी। बाहर में तो लोग, हम सुनते हैं, कहता है कि भोजपुरी तो अश्लील भाषा है, इसमें केवल अश्लीलता है, कौन सुनता है भोजपुरी? वहीं बिहार में सुनते हैं। तो ऐसे 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं ना होगी। उसके लिए बहुत महत्व, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार यही लोग हैं 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होने के लिए। मतलब आपने एक भाषा की छवि ऐसी बना दी, वो भाषा जो इतनी समृद्ध है, वो भाषा जहाँ से लोक गायन की धाराएं निकल के कितनी भाषाओं को प्रभावित कर रही हैं, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं।
एक बात और भी कहना चाहूँगा, तमाम राज्यों में मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा महाराष्ट्र का। वहाँ पे अगर गीत है, गायन है, उन सब कलाकारों का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि नए कलाकारों की ये हिम्मत नहीं हो सकती कि वो ऐसे गायकी को इतना ज़्यादा आगे बढ़ाएं, और बढ़ा भी लें तो उन्हें वैसा समर्थन नहीं मिलता। एक आत्मसम्मान ज़्यादा दिखता है। आप चाहे उनका सम्मेलन देख लीजिए, महाराष्ट्र में मराठी को लेकर अलग अलग सांस्कृतिक जो गीत गाने वाले, लिखने वाले, हर धारा के लोग, उनका मंच मजबूत है। यहाँ आवाज़ दबी दबी सी दिखाई देती है। हमें दिग्गज वैसे मंचों पे नहीं दिखते, न कोई उन्हें उस तरह का मंच देता है, न कोई वैसा संगठन नज़र आता संगठित तौर पर। क्यों अकेलापन सा दिखता है यहाँ पे? ऐसा है ना कि पहले के जो लोग थे ना, जिनको मैंने श्रोता बताया, उसमें करीब करीब 85% तो चले गए जी। जो बचे भी हैं वो खाट पे हैं, वृद्ध हो गए। और ये न्यू जनरेशन है, और न्यू जनरेशन को बस यही सब चाहिए, यही कारण है। मतलब नई पीढ़ी को लेकर एक निराशा का भाव दिखता है, और वो ताकत इसलिए कमज़ोर दिखती है क्योंकि पुरानी पीढ़ी के बाकी जो दिग्गज हैं उन्होंने सारी चीज़ें दी समाज को, लेकिन बदले में जो स्थिति नज़र आती है, लगता है कि कहीं ना कहीं अलग ही स्थिति फ़िलहाल दिख रही है। मैं कह सकता हूँ कि ये निराशा का पल हो सकता है, लेकिन कितनी भी निराशा हो, अंधेरा हो, उसके बाद एक सूरज उगता है। आपको लगता है जो अच्छे गायक गा रहे हैं आज के दौर में, आपने भी संगीत सुना होगा कहीं कहीं से, आपको भी लगा होगा कि अरे ये तो नया प्रयोग है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी बहुत ही अच्छे गायन करने वाले, ये पुराने लोकगीतों को और भी अच्छी शैली में अपनी तरह से आगे बढ़ाने वाले नई पीढ़ी के लोग दिखते हैं। उनको लेके क्या होता है? आपने खुशी होती है? क्या देख रहे हैं आप मौजूदा दौर में? खुशी होती है। उसमें एक गायक जो पवन सिंह है जी, वो बहुत ही सुंदर गायक है। एक ऐसा गायक कि वो कुछ भी गा सकता है। ये अश्लील वाले जो है ना, इसका तो मास्टर चाहे तो बन जाए, नहीं तो आप गज़ल गवा लीजिए, हिंदी में भजन गवा लीजिए। गा भी रहा है, आज भी गा रहा है, बड़े बड़े हिंदी कलाकारों के साथ गा रहा है। अकेले अगर स्टेज पर बैठ कर के हारमोनियम लेकर हम लोगों के जैसा वो गाए तो भी भीड़ नहीं हटेगी। हमने सुना है कि बहुत अच्छा बजाते भी हैं, और जब वो गाते हैं तो डांसर रहे न रहे, इतना ऑर्केस्ट्रा रहे न रहे, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वो अकेले कमांड कर लेगा बैठ करके, वही एक गायक है। तो उसको जब मैं सुनता हूँ तो हमको लगता है कि अगर ऐसे और आ जाएं कुछ गायक तो स्थिति बदल सकती है। तो पवन सिंह जी की ख़ास तौर पे तारीफ़ हो रही है, और मैं बोल ही देता हूँ, पवन सिंह जी के मुंह से भी सुना है कि हमने सुन के मुन्ना सिंह जी को, अपनी गायकी को आगे बढ़ाया, हमारे लिए पितामह की तरह। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, चाहे मनोज तिवारी जी हों, चाहे अलग अलग गायक हों, तमाम गायकों के मुख से हमने ऐसी बातें सुनी है। तो उम्मीद भी है नई पीढ़ी में भी ऐसे दिग्गज हैं जो नई दिशा दिखा सकते हैं, और ये जिम्मेदारी उनकी है कि उनको क्या करना है और बाकी लोगों को कैसे साथ लेकर चलना है। एक सवाल जो मैं करना चाहूँगा, क्योंकि भोजपुरी में जो कैसेट्स की शुरुआत हुई, जब गायकों ने अपनी रिकॉर्डिंग करने की शुरुआत की, हिंदी फिल्मों में भी हमारे यहाँ से बहुत ऐसे दिग्गज लिखने वाले थे जो भोजपुरी भाषी थे, और जब वो गए बॉलीवुड में तो उनका भी असर खासा था। भोजपुरी फिल्में 60 के दशकों से ही बननी शुरू हो गई थी या प्रसिद्ध होनी शुरू हो गई थी, वो दौर भी था। और उसी समय के दौर में कैसेट आता है, उस समय भी जब शुरुआत होती है तो आता है मुन्ना सिंह जी का। आप इतने लंबे दशक से, मैं 1968 की बात करूं, आज 2025 में बैठा हूं, साल को जोड़ लूं तो एक कहते हैं कि जो पैदा हुआ होगा वो भी अब प्रौढ़ होने को होगा, तब आपके कैसेट आने की शुरुआत हुई। कैसे वो शुरुआत हुई वो मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आज हर कोई जो शिखर पे वो सुनने की शुरुआत कैसे होती है। आपके जो भी क्षेत्र के दिग्गज हैं, इतना जिन्होंने दिया समाज को, वो शुरुआत कहाँ से हुई थी जो यहाँ तक पहुँच गई ये धारा? दरअसल जब हम स्टेज करते थे तो वहाँ लोकल कैसेट, ब्लैंक कैसेट लेकर के, ये कैसेट के दुकानदार लोग, वो मतलब फिल्मों का भी कैसेट इसी तरीके से रिकॉर्ड करके पायरेसी में बेचते थे। तो वो लोग पहुँच जाते थे हमारे प्रोग्राम में, जगह तो मिलती थी नहीं, तो जो लाउड स्पीकर लगा होता था साउंड, वहाँ जा कर के उसके मतलब बोम्बा के पास अपना टेप लगा देते थे और उसी से रिकॉर्ड करते थे। 5-6 रुपये का मतलब ब्लैंक कैसेट होता था, और उस पीरियड में वो 15 रुपये 20 रुपये में आराम से मतलब बेचते थे, और लोग ले जाते थे खूब शौक से, खूब बेचते थे लोग। वो धीरे धीरे इतना ना फेमस हो गया ना
कि एक लोकल कंपनी थी सासाराम की, क्या नाम था, J&K कुछ था, मतलब वो हमसे संपर्क किया और बोला कि 8 गीत मतलब रिकॉर्ड कर दीजिए एक कैसेट में, आप जो कहिएगा हम आपको दे देंगे। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, कर देंगे। तो हम गए वहाँ, ले गया लोग, रात में वो रिकॉर्डिंग शायद 68-69 की बात होनी चाहिए। कहाँ, सासाराम में रिकॉर्डिंग? सासाराम में। तो वहाँ मशीनें थी उस समय उस तरह की सारी रिकॉर्डिंग की? पता नहीं कैसे किया लोग, लेकिन ऑडियो कैसेट ही किया। जी जी। और विधिवत रैपर छापा, क्या नाम था उस कैसेटवा का, लागल उमरिया में आग। और एक वहीं के 2-3 कवि थे लोग, वो अपना अपना गीत लिख करके मतलब गवाए कि हमारा भी आ जाए, हमारा भी आ जाए, अगर ऐसा गायक गाता है तो हम लोग भी लाइट में आ जाएंगे। फिर बड़ी कंपनियां कैसे उतरी? पहले तो लोकल से शुरुआत हुई। ये तो कैसेट इतना ना फेमस हुआ, ये पैरसी वाले जो बेच रहे थे, ब्लैंक कैसेट वाले, इससे ही तो प्रभावित होकर के वो सासाराम वाली कंपनी आई। और उसका जब कैसेट आया तो भी हिट हो गया। हिट हो गया तब टी सीरीज ने हमसे संपर्क किया। मैं नहीं था, हमारे भाई साहब थे, संपर्क किया। और क्या बोलते हैं, मैक्स और रामा कंपनी वाले तो आ गए हमारे दरवाजे पे, मैं नहीं था, गया था सिवान, उससे बात हुई भाई साहब की। मैक्स वाले आ गए, उनका एजेंट था कोई पटना में, वो लेकर के उनको आया यहाँ पे, काले नाम था उनका। बात हो गई और फर्स्ट रिकॉर्डिंग यहाँ मैक्स में हुई बनारस में। मैं सिवान से आया तो मतलब डेट सेट होकर के और जा कर के बनारस में हम लोग एक ही रात में 4 कैसेट किए। और उस पीरियड में मैं अमाउंट का नाम नहीं लूँगा, जो हमको मिला था ना, कहना बहुत मतलब ये ठीक नहीं लगता है। यही सोचिए कि मतलब वो बोल रहे थे कि इतना बिग अमाउंट हम किसी को नहीं दिए हैं। बता दीजिए। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसलिए नहीं बताएंगे जी कि पैसे को हमने कभी महत्व नहीं दिया। नहीं, मैं मेरा मकसद वो जानने का नहीं है, मेरा मकसद ये जानने का है कि तब हमारे स्टार गायकों की डिमांड कितनी थी और वो रकम कितनी हुआ करती थी, तब और अब में बड़ा फासला है। ये अंदाज़ा लोग लगा सकते हैं कि देखिए ये कोई आज के गायक अगर इतनी कमाई करने वाली बात नहीं थी, आप अच्छा गा के भी अच्छा कमा सकते थे। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना है, आप चाहें तो बताएं। अरे अब क्या हम बताएं, 25,000 रुपया दिए थे 4 कैसेट का। उस साल कौन सा था? साल मेरे ख्याल से 72-73 होना चाहिए। 1972-73 में 25,000 रुपये। कितने कैसेट थे? 4 कैसेट। 4 कैसेट्स। और गीत कितने होंगे उसमें रिकॉर्ड टोटल? उसमें करीब 28 से लेकर 32 गीत। 28-32 गीत गा के उस ज़माने में कैसेट्स भोजपुरी का आता है और वो 25,000 रुपये सिर्फ गायक को दिए जाते हैं। मुझे लगता है कि आप 1972 की तुलना 2025 से कर लीजिए और ये समझिए कि क्या आप अच्छा गा के कमा नहीं सकते थे? क्या आप सुर की साधना करके कमा नहीं सकते थे? जो गलीचपन पे मुश्किल लग सकता है, बुरा लगेगा कई लोगों का, जो लोग भी उतरे हैं हमारे भाई ही हैं, क्या वो राह बदल के अच्छी राह पे नहीं आ सकते? कमाई तो बरसेगी उनके पास भी। पब्लिक के पास जाइए, अच्छा गा के देखिए लोग बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं। आपका दायरा बढ़ेगा, मुझे ऐसा लगता है, व्यक्तिगत राय है, आपकी राय इससे अलग हो सकती है। एक सवाल नहीं, एक अनुरोध है मेरा। मेरे जहन में छवि है, मैंने आपका एक गीत सुना था, वो गीत था नथुनिए पे गोली मारे। मुझे भी हंसी आती है क्योंकि एक रोमांच सा पैदा करता है। उस ज़माने में जो दौर हुआ करता था, नई पीढ़ी जो बड़ी हो रही थी, गीत कान में आते थे लाउड स्पीकर पे बजते हुए। और जब गीत, मैं मगध का हूँ तो मगही इलाके में भी ये गीत बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ करता था। और तब भी इसे मुन्ना सिंह जी ने गाया है, तब शायद मुझे पता नहीं हो, लेकिन बाद के दौर में वो बात जान गई, वो गीत कानों में आता था। मैं चाहूँगा, आपके देवी गीत भी लोकप्रिय हैं, लेकिन मैं चाहूँगा सबसे ज़्यादा आम लोगों के बीच वो गीत लोकप्रिय थी, युवा पीढ़ी के बीच आज भी है, वो आप गुनगुना दें 2 लाइन। ऐसा है देखिए, बगैर इंस्ट्रूमेंट मैं जानता हूँ हारमोनियम के तो मैं गा ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि बिना साजो सामान के गाया नहीं जा सकता है। कोई साज हो ना हो, हारमोनियम हमारी कमजोरी है शुरू से ही। आपने हमारे पुराने कस्टों में देखा होगा, वो हारमोनियम मैंने खुद बजाया है। मैं चाहूँगा कि गीत के बोल गुनगुना दें। हाँ, मैं गुनगुना दे रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पाएगा। बिल्कुल, बस सबसे बेस्तूरा गायक हूँ मैं, बगैर कोई बात नहीं, मुझे वही सही। जब से सिपाही से
भैले हवलदार हो नथुनिए पे गोली मारे, सैया मार हो नथुनिए पे कोई बात नहीं, मुझे बस इतना सुना था। मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि ये गीत, इस गीत में एक युवा कह सकते हैं अल्हड़पन महसूस होता है, और ये गीत प्रेम के रस वाला भी कहा जा सकता है। चुलबुलापन हल्का सा है और लोगों को अच्छा लगा करता था उस दौर में। मैं ये जानना चाहूँगा ये गीत लिखा किसने था, और इस गीत को लेके जो लोकप्रियता मिली, जब आप मंच पे जाते होंगे तो डिमांड तो होती होगी लोगों की, तो क्या वो दौर क्या था, कैसे ये गीत कैसे आया था? क्योंकि मैंने देखा कि हिंदी फिल्मों में रिमिक्स कितने सारे आए और हिंदी फिल्म तक भी ये गीत पहुंच गया। इसको तो न जाने कितने गायकों ने गाया, लिखा रिमिक्स करके गाया, ऐसे गाया, कई भाषाओं में गाया। इस गीत को लिखे थे मोतीलाल मंजुल, है ना? मोतीलाल मंजुल बहुत अच्छे राइटर थे वो भी। कहाँ के थे? वो थे सिवान डिस्ट्रिक्ट के, जी। रहते थे दिल्ली पालम में, डिफेंस में थे पालम। अच्छा, वो डिफेंस की नौकरी करते थे और भोजपुरी से लगाव। आप सोचिए कि लिखने वाले कौन हुआ करते थे, कोई भी जो भोजपुरी से लगाव, आज भी बहुत लोग लिखा करते हैं, और वो गीत गायक तक कैसे पहुंचता है। और एक बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी इस तरह के गीत लिखता है तो वो जानता है कि गीत की सीमा क्या होगी और लोगों के बीच बोल कितनी अपील ये करने वाला है। बहुत ही बहुत ही विद्वान राइटर थे वो, कहना नहीं है। अब कौन नहीं गाया है उनके गीतों को, कौन नहीं गाया है? मतलब कल्पना ने भी गाया है, भरत शर्मा ने भी गाया है, मैं तो गाया ही गाया हूँ, और न जाने कितने गायक उनके गीत गाए हैं। और इतनी पकड़ थी उनकी न किसी भी मतलब विषय पे कि पूछिए मत। वो दरअसल वो लिखे थे, वो समझने वाली बात है, वो गीत वो जनवादी गीत था। अच्छा, वो जनवादी गीत था। हाँ, मैं बता दूं कि कम्युनिस्ट आंदोलन को आमतौर पर जनवादी जो उस विचारधारा के लोग होते थे, चाहे इप्टा के लोग हों या बाकी लोग हों, कहा वो प्रगतिशील अपने आप को कहते रहे। हर किसी का विश्लेषण अलग हो सकता है, लेकिन जनवादी गीतों की एक धारा बहती थी उस दौर में, तो वो गीत वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। जनवादी मैं इसलिए कहता हूँ, हमको मंजुल जी बताए थे। दरअसल इस गीत के दो अर्थ हैं, एक तो सीधा साधा दिखाई पड़ रहा है कि नथुनिए पे गोली मारे, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा राज छुपा है ना? ये गीत आजकल के नेताओं के ऊपर था। अब आप सोचिए कि आपने सोचा होगा कि ये गीत आज के नेताओं के ऊपर था। सटीक बैठता है, आज भी सटीक बैठता है। जब से सिपाही से भइले हवलदार, मतलब कोई गांव में छोटा मोटा नेता होगा, प्रमोशन हो गया तो विधायक बन गया, और जब विधायक बन गया, जब से सिपाही से भइले हवलदार, तो नथुनिए पे गोली मारे। मतलब विधायक बन गया तो नथुनिए यानी कि वोटर पे गोली चलाना शुरू कर दिया। अच्छा, जिसने उसको आगे बढ़ाया उसी को निशाना बनाना उसने शुरू किया, क्योंकि उसे उसका ओहदा बढ़ गया था। हाँ, तो मतलब बूथ कैप्चर करो, डराओ धमकाओ, मतलब नथुनी का मकसद मतलब था वोटर को डराओ धमकाओ, बूथ कैप्चर करो, ये करो, हो सकता है MP बन जाएंगे, मिनिस्टर भी बन जाएंगे। वही लास्ट में लिखा है कि का होई जहिया, उस दिन क्या होगा जब बनी थानेदार हो। अभी तो सिपाही से हवलदार है तो गोली चल रही है, और जब थानेदार बन जाएगा तो क्या होगा? का होई जहिया जब बनी थानेदार हो, नथुनिए पे गोली मारे। सही है। मतलब इतना मनमानापन शुरू अभी से हो गया तो आगे जाके क्या होगा? क्या होगा? ये एक तरह से आपको प्रेम का गीत लगता होगा, लेकिन ये गीत तंज का था। लेकिन सुर और लय के बाद जब गायकी आई मुन्ना सिंह जी की, तो वो गीत किस तरह से असर करने वाला साबित हुआ। कई उसके अर्थ थे कि इतनी गहराई से कोई चीज़ लिखी जाती थी, और उसका जो असर सामने हमने देखा, जो रिमिक्स होकर सामने आया, वो आपको कैसा लगा जब हिंदी फिल्म में आया, या आपने उसके अलग अलग वर्जन देखे तो आपको क्या लगा? हंसी छूट रही। क्या आपसे संपर्क किया था किसी ने कि मैं इस गीत को इस तरह से ले जा रहा हूँ? इसलिए नहीं कि जो हिंदी वर्जन में आया वो गोविंदा वाले पिक्चर, गोविंदा ने हाँ तो जोड़ी माफ़ी मांगी, मतलब। अच्छा, वो विवाद हुआ था उस पर, आपने, मुझे लगता है कि उस दौर में इस मुद्दे को उठाया गया था। वो खुद ही मतलब, चूँकि T सीरीज का ही कैसेट वो भी था। अच्छा, जिस पिक्चर में वो गया था। अच्छा, और हमारा भी मतलब मालिकाना है T सीरीज का उस गीत को लेकर था। हाँ, तो इसलिए उसको तो कुछ नहीं हुआ,
लेकिन उसको लगा होगा, हम मुंबई गए थे कि स्टेज शो में, उसमें गोविंदा भी आए थे, तो उन्होंने मतलब देखा तो माफ़ी मांगी कि भाई मैंने आपका एक गीत गा तो दिया। सुनिए गोविंदा जी ने क्या कहा जब माफ़ी मांगी, तो जिस गीत मैंने के कहा, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। हाँ तो हाँ, एक मतलब ये परिचय हुआ कि ये आपने गाया था और उसके बाद गोविंदा को ये बात चली, उन्हें पता चली, तो फिर उन्होंने कहा, हाँ कहा कि भाई साहब हमने आपका एक गीत मतलब गा दिया है फिल्म में, ध्यान मत दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो गोविंदा का अभिनय था और इस गीत को लेकर, उस गीत के असर कहाँ से शुरुआत थी और कहाँ तक उस गीत का असर कैसा रहा, और शुरुआत कहाँ से हुई थी और गोविंदा तक बात कहाँ पहुँची, आपने सुना। अब इस इंटरव्यू में वक्त हो चला है एक ऐसे मौके का, आपको मैं वो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जिसे देखने के बाद आप ये सोचेंगे कि कहाँ से कोई कवि हृदय बन जाता है, कहाँ से कोई कलाकार बन जाता है। सुर लय ताल कैसे कुदरत का वो जो रंग होता है, वो जो अपनी धुन होती है कुदरत की, वो दिल में उतर आती है। प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ कुंडेश्वर गांव, ज़िला भोजपुर, शाहपुर के इलाके में, और यहाँ पे जो तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अब मैं उठकर साथ चलूँगा और मैं देखूँगा आंगन कैसा है, प्रकृति ने कैसा माहौल बना कर दिया मुन्ना सिंह जी को। हम चाहेंगे आप हमारे साथ चलें। सावन का महीना है और ये मौसम बहुत ही रमणीक कह सकते हैं कि ये माहौल बन चला है। आइए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये माहौल है यहाँ का। देखिए सामने नदी है, ये सावन में बरखा रानी बरस रही हैं, और यहाँ पे जिस तरह की आवाज़ें मेरे कानों में आ रही, वो आवाज़ आ रही है तरह तरह के, चाहे वो आप कह सकते हैं पक्षियों की, थोड़े जीवों की, जंतुओं की जो बरसात में वो आवाज़ आती है, और माहौल कुछ इस तरह का है। कुदरत के सारे रंग यहाँ पे हैं और सुर लय और ताल भी है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, प्रकृति ने बहुत समृद्ध परंपरा दी है मुझको जी। सामने हरे भरे पेड़ है, पूरा ये माहौल तो गजब ही है। देखिए इधर नदी है, कितना कौन सी फर्स्ट नदी क्लास है ये? पानी। ये तो है एक नाला ही, इसको बोलते बरसाती हैं। नदी है। बरसाती नदी है, लेकिन देखिए मतलब कितना सुंदर माहौल है। ये हरे भरे पेड़ हैं, ये सब तरह तरह चारों के पशु तरफ हम पक्षी। देख सकते हैं कि माहौल किस तरह का है। हर तरफ लगता है जैसे कोई एक उपवन हो, कोई जंगल हो, और कुदरत ने बसाया हो कि यहाँ पे हमारा कोई लाडला रहेगा। कर लो ये मतलब ये सब मतलब इतनी समृद्ध चीज़ दी है प्रकृति ने मुझको। मैं प्रकृति का धन्यवाद करता हूँ। यही तो संगीत है, यही तो संगीत है। इसी को देख करके तो मतलब मन में ये हुआ, यही संगीत है। आपका जन्म यहीं हुआ था? हाँ ये पुश्तैनी घर हुआ हाँ, आपका? पुश्तैनी घर हुआ। कितना लगाव है यहाँ से आपको? बहुत लगाव है, बहुत ज़्यादा लगाव है। एक मसल है ना, जननी जन्मभूमि। मैं वही कहना चाह रहा था। मैं इसको एक अलग एक याद दिलाता हूँ। वाल्मीकि रामायण का शायद प्रसंग हो सकता है, मैं शायद पूरी तरह से नहीं बता रहा हूँ फैक्चुअली, मुझे जहाँ तक याद है उसमें प्रसंग यह है कि पूरी लंका को राम जी जीत लेते हैं, और वो समय आता है जाने का, अयोध्या वापसी का। विजय हो चुकी है लंका पे। वो देखते हैं कि पुष्पक विमान तैयार है, माँ सीता बैठ चुकी हैं और राम जी भी यहाँ पे हैं, लेकिन लक्ष्मण कहीं नहीं दिख रहा। तो लक्ष्मण जी को आसपास वो तलाशते हैं राम जी की, लक्ष्मण कहाँ चले गए। तो लक्ष्मण, पुष्पक विमान का जो कंसेप्ट था कि ऊंची जगहों पर से वो उड़ान भरता था, तो वो बहुत ही ऊंचाई की जगह थी लंका के पास की। और जब राम जी वहाँ पे पहुँचे तो देखे लंका को निहार रहे हैं, और वो पूछते हैं कि क्या हुआ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी कहते हैं कि इतनी बड़ी लंका, इतनी विशाल लंका, सोने की लंका, और हमने जीता है इसको, और छोड़कर इसे हम सब जा रहे हैं। तो राम जी भाव को समझ गए। उन्हें लगा कि रावण की इस लंका को जीतने के बाद लक्ष्मण को कुछ मोह तो नहीं हो रहा। तो राम जी कंधे पे हाथ रखते हैं लक्ष्मण जी के, और वो जो श्लोक है, अपि स्वर्णमयी लंका में न रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपितु लंका सोने की बनी हुई है, लेकिन मुझे रुचिकर नहीं लगती, मुझे नहीं भाती। जननी यानी माता, और जन्मभूमि यानी जहाँ हमने जन्म लिया, वो धरती हमारे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो इस स्वर्ग में आपको ईश्वर ने निवास दिया है, और मुझे लगता है कि इस जगह पर मैं आया हूँ, बिहार की बात करने आया हूँ, और पूरा जो कंसेप्ट है, जो जिस भाव को लेकर मैं चल रहा हूँ, वो है जय जय बिहार। इस पूरी श्रृंखला का नाम है, और जिन्होंने भी बिहार की जय जय की है, उन तमाम दिग्गजों से मुलाकात की हमारी एक कोशिश है, और आशीर्वाद की कोशिश है कि दी भगवा के साथ उनका भाव जुड़े, आशीर्वाद जुड़े। आज आपने इतना वक्त दिया और इतनी बातें बताई,
और मुझे लगता है कि मैं समृद्ध हो रहा हूँ। आपको भी बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली होगी जो आप सुन के लगा हुआ कि नहीं, भोजपुरी गीतों का इतिहास क्या है और क्या है हमारी संस्कृति, क्या है हमारी धरोहर। आज के लिए इतना ही। मुन्ना सिंह जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद और अपने दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।